जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जो विषय आज मुझे दिया गया है बोलने के लिए, तनाव प्रबंधन। तनाव किसे कहते हैं? हमारे जीवन में जो भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसके प्रति हमारा शरीर, हमारा मन जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, उसको तनाव कहते हैं। ये एक जीवन का एक अभिन्न भाग है। जो भी चुनौतीपूर्ण प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, शरीर और मन उसके अनुसार हमें ढलना होता है। और ये भगवान के द्वारा जो हमारा शरीर और मन हमको दिया गया है, वो उसके अंदर एक बड़ी विशेष बात है कि ये परिस्थिति के अनुसार ढलता है। तो ये जो ढलने की प्रक्रिया है, जब भी कोई नई परिस्थिति उत्पन्न होती है जो एक हमें चुनौती की तरह से दिखती है, उस परिस्थिति से प्रतिक्रिया करते हुए जो हम ढलते हैं, वो हमें एक फोर्स के रूप में अनुभव होती है, एक बोझ के रूप में अनुभव होती है, एक संघर्ष के रूप में अनुभव होती है। इसलिए उसको तनाव कहते हैं। तनाव एक प्रकार की कोई शक्ति, फोर्स। जब हमारा जन्म होता है, तो ये जब बच्चा हम सब माँ के गर्भ से बाहर आए, तो ये पूरा जो बाह्य वातावरण है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती के कारण जो एक छोटे से बच्चे का जो शरीर, मन इत्यादि, उस सब में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है जो जरूरी है ढलने के लिए, इस नए वातावरण में ढलने के लिए। तो विज्ञान की दृष्टि से अगर आप देखें तो शरीर के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। सारे अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया, वायरसेस जो सारे हैं, जब पहली बार हमारा उससे संपर्क होता है तो सारी एंटीबॉडीज हमारी डेवलप होती हैं। हमारी सारी मसल्स, कोशिकाएं, बहुत सारी चीज़ सब ये होती हैं। तो जो तनाव जो उत्पन्न होता है, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में हमारा ये शरीर और मन विकसित होता है। फिर उसके बाद जीवन में नई नई परिस्थितियाँ आती रहती हैं। फिर थोड़ा समय बाद हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो वो हमारे लिए एक नई परिस्थिति होती है। अनजाने लोगों से मिलना, उनके साथ रहना, एक विद्या का आरंभ, वो हमारे लिए एक नई परिस्थिति है, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। फिर उससे भी एक तनाव उत्पन्न होता है। फिर उसके बाद आगे चल करके हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो स्कूल और कॉलेज, वहाँ के वातावरण में फिर एक बड़ा अंतर होता है, और वो भी हमारे लिए एक तनाव की स्थिति होती है। इस प्रकार जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसी नई नई परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हमारे सामने उत्पन्न होती रहती हैं, और हमारा शरीर और हमारा मन उसके लिए जो प्रतिक्रिया करता है, उसी से हमारा विकास होता है। व्यक्ति का फिर जॉब लगता है, फिर एक अपने पैर पे खड़े होने की जिम्मेदारी आती है। वो जो जिम्मेदारी आती है, वो अपने आप में एक तनाव उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति उस नई परिस्थिति के अनुसार अपने को बदलने का, सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता है। तो वो भी एक प्रकार का तनाव है। तो इसीलिए एक प्रकार के तनाव है जो कि आवश्यक भाग है हमारे जीवन के। फिर एक दूसरी प्रकार के तनाव हैं जो उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग एक समाज में रहते हैं, तो समाज के कुछ नियम होते हैं जो हमें पालन करने होते हैं। तो जब वो नियम हम सीखते हैं, तो वो नियम अपने आप में एक तनाव उत्पन्न करते हैं, क्योंकि एक नई चीज है जो हमें सीखनी है। मनुष्य समाज में मोरालिटी होती है, एथिक्स होते हैं, नैतिकता होती है। तो जानवरों की तरह से हम मन में जो आया, जैसे जहाँ है वैसा नहीं कर सकते हैं। एक जानवर कहीं पर भी पेशाब कर सकता है, मनुष्य नहीं करता है, क्योंकि रूल्स हैं, समाज के एक नियम है। तो वो फिर अपने आप में तनाव। उसी प्रकार से एक देश में रह रहे हैं, तो नागरिक हैं, तो उसके नियम है। फिर उसके बाद
पारिवारिक जीवन है, फैमिली लाइफ, तो उसकी जिम्मेदारियां आती हैं हर एक की। वो जिम्मेदारियों को पूरा करने में उस तनाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये भी एक इस भौतिक जीवन का एक अभिन्न भाग है मनुष्य जीवन का, और सभी के लिए। और मनुष्य जीवन में ये सामाजिक जिम्मेदारी इत्यादि से उत्पन्न होने वाला तनाव ये एक स्वाभाविक चीज है। इसके अतिरिक्त अन्य और भी प्रकार से तनाव जीवन में उत्पन्न होते हैं दुर्घटनाओं के कारण। ऐसी घटनाएं जो दुर्घटना, जो हम नहीं चाहते हैं हो, सामान्य रूप से हम उसको देख नहीं सकते हैं कि वो अब होगी, अचानक आकस्मिक होती है। और लगभग हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी दुर्घटनाएं तो होती ही हैं, और ये दुर्घटनाएं हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा तनाव उत्पन्न करती हैं। फिर से हमारे को उन नई परिस्थितियों के अनुसार ढलना होता है, तो इसलिए वो तनाव की स्थिति होती है। और विशेष रूप से आधुनिक समय में ऐसी बहुत सारी नई प्रकार की दुर्घटनाएं हम देखते हैं, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। आज मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि एक आधुनिक व्यवस्था से उत्पन्न परिस्थिति है, और उसके कारण बहुत से लोगों के जीवन में तनाव उत्पन्न होता है। हमारे कोई जानने वाले नक्सली संबंधी मृत्यु होती है तो वो एक बहुत बड़े तनाव की स्थिति होती है। वैदिक शास्त्रों में इस भौतिक जगत का वर्णन करते हुए इसलिए कहा है पदम पदम यत् विपदाम। ये जगत कैसा है? पद पद पे विपदा है, एक्सीडेंट्स। तो ये भी इस भौतिक जगत का एक अभिन्न भाग है। यहां दुर्घटनाएं होंगी। हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो हम जैसा प्लानिंग करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। तो ये समझ भी हमारे में होनी चाहिए, क्योंकि जगत भगवद गीता में इसलिए भगवान कृष्ण इसको बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये जगत को बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर, चिकित्सालय जहां पर चिकित्सा होती है, वस्त्रालय जहां पर वस्त्र मिलते हैं। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के ऊपर बैनर लगा है दुखालयम। और अनित्य, ये अनित्य है क्योंकि ये भौतिक तत्वों से बना हुआ है, इसलिए अनित्य है। तो इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों में जब हम रह रहे हैं, अनित्य जगत में रह रहे हैं जहां पद पद पे विपदा है, तो ये अपने आप में तनाव उत्पन्न करती है। अभी ये जो तनाव हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं अलग अलग कारणों से, उसके प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उसमें हमारा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। इन परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, उसके आधार पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि उस तनाव का हमारे पर प्रभाव क्या पड़ता है। इसलिए हम बात करते हैं सकारात्मक नकारात्मक एटीट्यूड। हमारी जो सोच है वो सकारात्मक नकारात्मक। तो एक ही दो व्यक्तियों के साथ में एक ही प्रकार की परिस्थिति हो, लेकिन दोनों उसको अलग अलग प्रकार से उसकी प्रति प्रतिक्रिया करेंगे, क्योंकि उनका एक मनोभावना, एक दृष्टिकोण उस चीज को देखने का अलग अलग है। इसीलिए वो एक ही प्रकार की तनाव की स्थिति है, लेकिन उसका उन दोनों के ऊपर अलग अलग प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमने देखा कि तनाव जीवन में एक सामान्य क्रिया है और एक दुर्घटनावश भी होता है। एक तरफ तनाव की परिस्थिति और दूसरी तरफ है उस व्यक्ति का दृष्टिकोण परिस्थितियों के प्रति। ये दोनों चीज के मेल से अंततः निर्णय होता है कि वो तनाव का उस व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उससे उसको मदद हुई या नुकसान हुआ। तो परिस्थितियां और उस व्यक्ति का दृष्टिकोण, ये दोनों मिलकर के हो सकता है कि वो एक व्यक्ति की जो क्षमता है ढलने की, सामंजस्य बैठाने की, उससे कहीं ज्यादा अधिक है तनाव देने वाली परिस्थिति, और वो व्यक्ति ब्रेक डाउन जाता है, उसको सहन नहीं पाता है। या परिस्थिति है लेकिन वो व्यक्ति की क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए वो उसको सही प्रकार से एक सकारात्मक तरीके से लेता है। इसलिए पराजय जो है वो हमारी जीत का कारण भी बन सकते हैं और एक व्यक्ति को तोड़ भी सकते हैं। तो ये इसलिए दोनों चीज महत्वपूर्ण है कि
जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की हैं और जो व्यक्ति है उसकी सोच कैसी है। अगर गलत सोच है या जो प्रभाव है वो बहुत अधिक है तो उसका उस व्यक्ति के ऊपर एक ऐसा प्रभाव पड़ सकता है कि उसके पूरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आज हम वर्तमान समय में देख रहे हैं तनाव जो एक सामान्य क्रिया है और साथ साथ आधुनिक परिवेश में जिसमें हम रह रहे हैं उससे नई नई प्रकार की तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे ओवरऑल कुल मिलाकर के देखें तो समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर उसका बहुत गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। जैसे संसार के 5% लोग आज डिप्रेशन की शिकार हैं। कॉलेज और स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर ये डिप्रेशन की दर जो है वो दुगनी है, 14% के करीब है। तो जब ये तनाव को नकारात्मक तरीके से उसका प्रभाव जब पड़ता है व्यक्ति के ऊपर तो उससे बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। स्ट्रेस और फिर डिस्ट्रेस, स्ट्रेस से डिस्ट्रेस भी उत्पन्न हो सकता है और यूस्ट्रेस भी उत्पन्न हो सकता है, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव। तो ये बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, और फिर सीवियर केसेस में डिप्रेशन और उसके बाद सुसाइड। ये सब उसके बड़े बड़े दुष्परिणाम भी होते हैं। और उसके अलावा पूरे समाज के अंदर लोगों के बीच में साथ में ना रह पाना। आज हम देख रहे हैं पारिवारिक जीवन लोगों के लिए साथ में रहना बड़ा मुश्किल हो गया। ये भी एक उसका गलत प्रभाव है जो पड़ रहा है, उससे पूरे समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं अगर ये स्ट्रेस को हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करें। तो जैसे हमने देखा कि 5% लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। उसके बाद में फिर जो डिप्रेशन पिछले 5 साल के अंदर लगभग 7% की वृद्धि हुई है डिप्रेशन के केसेस में, और विशेष रूप से कोरोना काल में और अधिक हुई है। और उसी प्रकार से आत्महत्या के केसेस में बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही है। तो इस प्रकार से जरूरी है कि हम इस विषय को समझें कि ये तनाव को कैसे इसका प्रबंधन किया जाए। इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए कि तनाव का प्रबंधन कैसे हो। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे सामाजिक जीवन में इसका बहुत महत्व है। तो जब तनाव के प्रबंधन की सामान्यतः बात आती है, उसके लिए निराकरण की बात आती है, तो उसमें अलग अलग विषय सामान्य रूप से हम चर्चा करते हैं कि तनाव का विषय क्या है, उसको समझना, यथासंभव उस तनाव के विषय को दूर करना, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करना, कुछ योगासन करना, कुछ मेडिटेशन करना। किंतु इन सभी प्रकार के उपायों में जो सबसे प्रमुख उपाय जो है वो है व्यक्ति का परिस्थितियों के प्रति, चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण। क्योंकि उसी से उसका सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण से उसका अंतिम प्रभाव जो है वो उसका निर्णय होगा। तो ये जो पूरा दृष्टिकोण है एक व्यक्ति का चुनौतियों के प्रति, वो निर्भर करता है उसके वर्ल्ड व्यू के ऊपर। अर्थात वो व्यक्ति इस पूरे संसार के परिप्रेक्ष्य में अपने को किस रूप में देखता है। वर्ल्ड व्यू, हमारा पूरा दृष्टिकोण क्या है, अन्य लोगों के साथ मेरा संबंध क्या है। ये जो दृष्टिकोण है इसका एक मुख्य भाग है संबंध। अन्य लोगों से मेरा क्या संबंध है, इस संसार से मेरा क्या संबंध है। दृष्टिकोण का आधार है संबंध। और ये जो संबंध जिसमें हम अपने को देखते हैं कि मैं ये हूं और मेरा ये संबंध है इस संसार से, मैक्रोकॉस्मोस माइक्रोकॉस्मोस की बात करते हैं कि ये जो सारा संसार है वो एक मैक्रोकॉस्मोस है और हम उसमें हैं। भले ही आपने कभी ऐसे विशिष्टता से नहीं सोचा होगा कि मेरा संबंध क्या है संसार से, लेकिन अंतःकरण में बैक ऑफ द माइंड हम सबकी एक अंडरस्टैंडिंग है ताकि मैं यहाँ कौन हूँ, मेरा उनसे क्या संबंध है। तो ये संबंध जो है, जो वर्ल्ड व्यू हमारा जो बनता है, हमारा जो एक पूरा अंडरस्टैंडिंग बनता है, समझ बनती है इस पूरे संसार में मेरी क्या स्थिति है, उसके लिए
जो जीवन के आधारभूत प्रश्न हैं उनके उत्तर के आधार पर ये संबंध स्थापित होते हैं। वो आधारभूत प्रश्न क्या है? पहला, मैं कौन हूं? सेल्फ, मैं कौन हूं? हम भले ही कभी भी इस प्रश्न को ऐसे नहीं सोचे होंगे कि मैं कौन हूं, लेकिन वास्तव में हम सब एक पहचान हमारी हम लेके चलते हैं। सामान्यतः पहचान क्या है? हम अपना नाम देते हैं, मेरा ये नाम है, मेरा ये जन्म स्थान है, मेरे माता है, मेरे पिता है। वो सब जो पहचान हम देते हैं वो अपने इस शरीर की पहचान देते हैं। यानी कि ये बड़ा स्वाभाविक रूप से हम सभी इसी अनुधारणा में होते हैं कि ये शरीर और मन का एक ढांचा है, वो मैं। तो ये पहला आधारभूत प्रश्न है कि मैं कौन हूं। फिर दूसरा, ये सृष्टि अंततः इसका उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? ये सृष्टि क्या है? ऐसे आधारभूत प्रश्नों के आधार पर हमारे ये सब संबंध बनते हैं। इसीलिए ये फंडामेंटल जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारे जीवन में, इनकी परिभाषा हमारे जीवन में क्या है, हम सब व्यक्तिगत रूप में हम इसे क्या समझते हैं, इसके ऊपर आधारित होगा कि हर एक व्यक्ति का वर्ल्ड व्यू क्या है। सामान्य रूप से वर्तमान समय में जो जनसाधारण का जो वर्ल्ड व्यू है, उनका जो दृष्टिकोण है संसार को लेकर के, अपने को लेकर के, संबंध को लेकर के, वो हमारी आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर निर्मित होता है। हमारा जो वर्ल्ड व्यू है सामान्य जनता का, वो जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी शक्ति है, वैज्ञानिक दर्शन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वही हम सबका दृष्टिकोण है। क्योंकि हम करिकुलम, हमारी पढ़ाई, हम उसी से पढ़ते हैं। सारे संसार में सारी जो चीजें हैं, सबसे जो अग्रणी जो है वो वही है, और उसी से लगभग सभी का वर्ल्ड व्यू डेवलप होता है। तो ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो वर्तमान समय का, उसकी एक शुरुआत हुई थी। साइंस की एक शुरुआत, आधुनिक विज्ञान की एक शुरुआत का समय था। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो यूरोप के अंदर एनलाइटनमेंट एरा, लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर एक समय था जहां से विज्ञान, आधुनिक विज्ञान का आरंभ हुआ। ये वो समय था जब उससे पहले पाश्चात्य जगत के अंदर ग्रीक अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद क्रिश्चियनिटी ये चल रही थी, अपने पूरे जोर शोर पे थी। और जो भी एक बिब्लिकल, एक बाइबल के आधार पर जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो पाश्चात्य जगत की मूल धारणा थी। अभी 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर ऐसे कुछ दार्शनिक उत्पन्न हुए जिन्होंने तर्क से जो भी वो देख रहे हैं उसको समझने का प्रयास करना शुरू किया। तर्क शक्ति से समाज को, संसार को समझने का प्रयास करना शुरू किया। उससे पहले तक क्या विचार था? बाइबल के द्वारा हमें संसार को समझना। लेकिन अभी उन लोगों ने तर्क शक्ति का उपयोग करना शुरू किया, और उनकी आरंभ में यही विचार था कि हम तर्क शक्ति से बाइबल के अनुसार जो दिया है उसको समझ पाएंगे। दोनों का सामंजस्य था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तर्क का उपयोग किया और साथ साथ में कुछ आविष्कार हुए, नए नए आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, तो उनसे कुछ ऐसी चीजें बाहर आई जो उस समय की जो एक क्रिश्चियनिटी की जो अंडरस्टैंडिंग थी उससे मेल नहीं खाती थी। जैसे एक सामान्य डिस्क्रिप्शन था कि भगवान जो है वो वहाँ बादल के ऊपर है। अभी फिर लोगों ने अपने टेलीस्कोप डेवलप करने शुरू कर दिए, कोपरनिकस और सब लोगों ने तो देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर वहाँ से भी ये प्रश्न उठने शुरू की कि कैसे समझें हम, क्योंकि बुद्धि से समझने का प्रयास करना शुरू किया। 15वीं-16वीं शताब्दी में तर्क लगाना शुरू किया और फिर कुछ आविष्कार हुए, तो उससे चीज़ों की गुणों को समझने का प्रयास किया। लेकिन वहाँ पर उनको वो तर्क का संतुष्टिजनक उत्तर वहाँ नहीं मिला क्रिश्चियनिटी के अंदर, और वहाँ पर उस समय से फिर एक मुठभेड़ जैसी शुरू हो गई कि ये तर्क से समझने का प्रयास और ये एक विश्वास के ऊपर समाज को, जगत को समझने का प्रयास, और दोनों में एक मुठभेड़ शुरू हुई। और उससे धीरे धीरे विज्ञान जो है, धर्म और विज्ञान, ये दोनों में खाई जैसी बनती चली गई। और धीरे 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 जो वैज्ञानिक खोज थी वो आगे बढ़ती गई, और उससे धीरे धीरे
ये पूरा एक विचार स्थित हुआ, क्योंकि जो विज्ञान जो है पूरा एक तरीके से धर्म के विरुद्ध चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर वो संतुष्टिकरण वो नहीं मिल रहे थे। तो इस प्रकार से साइंस, आधुनिक विज्ञान की एक बेसिक प्रीमाइस डेवलप हुई कि जो भी हम अपने इन सेंस ऑर्गन से, इंद्रियों से जो चीज हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वही सच है, क्योंकि वही चीज उसका लेबोरेटरी के अंदर हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अन्य चीज जो है वो नॉन साइंटिफिक है, एक तरीके से वो केवल माइथोलॉजी है। इस प्रकार का एक साइंस का एक रास्ता शुरू हुआ, और साइंस जो है एक बेसिक प्रीमाइस के ऊपर शुरू हुआ, एक्सियोम्स के ऊपर शुरू हुआ, आधारभूत चीजें जिसको स्वीकार किया जाता है बिना किसी प्रमाण के, जो समझा जाता है कि इतनी स्वाभाविक है, इतनी ऑब्वियस है कि उसको मान लेना चाहिए। जैसे कि इस भौतिक जगत को समझने के लिए हमें इस भौतिक जगत के परे की कोई वस्तु को लाने की जरूरत नहीं है। There is no need to bring anything supernatural to understand this world. ये एक प्रीमाइस है साइंस का, कि जड़ पदार्थ जो हम देख रहे हैं वही सब कुछ है। जड़ पदार्थों के ही द्वारा सब कुछ चल रहा है, और यहां तक कि जीवन के जो लक्षण हैं, एक जड़ पदार्थ जीवन के लक्षण, जैसे जो लिविंग एंटिटीज हैं, जीवित हैं, उनके अंदर हम देखते हैं भावनाएं हैं, इच्छा शक्ति है। ये चीज भी अंततः कहीं ना कहीं केवल जड़ ही है, क्योंकि जड़ के विपरीत तो कुछ है ही नहीं। ऐसी एक मूलभूत विचारधारा लेकर के चला, और विज्ञान का इसलिए यही अप्रोच रही है कि हर चीज हम जड़ पदार्थ और उनके जो नियम है, लॉज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आधारभूत नियम, जो केवल जड़ पदार्थों के गुणों की वजह से, इससे हम इस संपूर्ण जगत को समझ सकते हैं। और इसीलिए विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा रही है, जिसको रिडक्शनिस्ट कहते हैं, रिडक्शनिस्टिक अप्रोच। अर्थात जटिल है संसार, तो इस जटिल संसार को हम तोड़ सकते हैं उनके छोटे छोटे अवयवों में। उस छोटे से भाग को हम अपनी लेबोरेटरी के अंदर उसको परीक्षण कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और फिर उसको एक्सट्रापोलेट करके हम पूरे संसार को समझ सकते हैं। इसको रिडक्शनिस्ट अप्रोच बोलते हैं। जटिल चीज को एकदम से नहीं समझ सकते हैं, बहुत जटिल, तो उसको हम तोड़ सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे अवयवों को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको मिला देंगे तो पूरा संसार बन जाएगा। यानी पूरा संसार को समझने के लिए हमें छोटे छोटे अवयवों को पढ़ने की जरूरत, इसको रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये विज्ञान पिछले 300-400 साल से चल रहा है, और उसमें इतनी सारी प्रगति हुई है अलग अलग क्षेत्रों में, सब क्षेत्रों में बहुत सारी नई नई खोजें हुई हैं, प्रगति हुई, सब चल रहा है। लेकिन साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज जो ऑब्जर्व करने की है, समझने की, वो ये है कि क्योंकि विज्ञान का जो अभी तक का जो प्रीमाइस रहा है, मेजर जो लाइन है विज्ञान की, उसका जो प्रीमाइस रहा है वो ये रहा है कि ये जगत जो है, जड़ पदार्थ वही सब कुछ है, और यही से सब कुछ समझा सकता है। तो वहां से एक विचारधारा ये भी निकली है कि जड़ पदार्थों को जो अपनी इंद्रियों से, अपने सेंस ऑर्गन से जो परसीव करते हैं, उसको जो एंजॉय करते हैं, वो जो सेंस प्लेजर है, इंद्रियों का जो सुख है, वही वास्तव में हमारा एक वास्तविक सुख है, वही है। मतलब वास्तविक सुख क्या होता है, तो हम सब केवल केमिकल्स हैं, जड़ पदार्थ हैं, पर जो भी है वो यही सब कुछ है। और इसकी वजह से एक बिना एक चाहते हुए भी नहीं, अपने आप से एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है आज कि एक उपभोक्तावादी समाज निर्मित हुआ है, कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी डेवलप हुई है। यानी कि एक इस प्रकार का दृष्टिकोण डेवलप हुआ है संसार के प्रति कि जितना हो सके हमारे पास जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, गैजेट्स हमारे पास हैं, उतना ही हम सुखी हैं। हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं हम उतने ही सुखी हैं, क्योंकि मैटर इज एवरीथिंग, और जितना जड़ पदार्थों से हमें एक आनंद मिलता है वही वास्तव में आनंद है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि इस प्रकार के दृष्टिकोण से समाज के अंदर बहुत एक बड़ी मात्रा में एक लोभ, ग्रीड का सृजन हुआ है। व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उसके पास जो भी कुछ है वो यही चिंतन करने में फंसा रहता है कि मेरे पास क्या नहीं है, क्या है वो नहीं देख पाता है, क्या नहीं है वही सोचता रहता है। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास ये नहीं है, कमी है, मेरे पास कमी है, मेरे पास कमी है, मेरे पास कमी है। और हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया है, जिस व्यक्ति के हृदय में लोभ है, ग्रीड,
उसको पूरा संसार भी कम पड़ता है, उसको पूरा संसार भी कम पड़ता है। लोभ का ये गुण है, वो कभी संतुष्टि हो नहीं सकती है। और दूसरा इससे प्रतिफल ये निकला है कि संसार के जो संसाधन है वो तो सीमित है, क्योंकि मेटेरियल वर्ल्ड, मैटर तो सीमित है, संसाधन सीमित है, लेकिन हर व्यक्ति उसका अधिक से अधिक उपभोग करना चाहता है कंज्यूमेटिव सोसाइटी के अंदर। इसीलिए एक बहुत ही उच्च स्तर का कंपटीशन, स्पर्धा उत्पन्न हुई है, सबके बीच में एक बहुत तीक्ष्ण स्पर्धा उत्पन्न हुई है, जिससे हम देखते हैं कि कोई भी फील्ड ले लीजिए। अभी कुछ साल पहले एक चपरासी की नौकरी के लिए कुछ इश्तेहार निकला था, तो उसमें 2 लाख आवेदन पत्र आए थे, 2 लाख, और उसमें से 2000 तो पीएचडी स्टूडेंट्स थे और इंजीनियर्स कितने थे उसमें से। तो इस प्रकार की जो स्पर्धा है, बहुत तीक्ष्ण स्पर्धा है, ये एक हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर जो आज हम देख रहे हैं स्पर्धा, वो ऐसी स्पर्धा देखी नहीं गई है। और ये एक परिणाम है कि जो हमारा आधुनिक वर्ल्ड व्यू बना है कि ये मैटर ही सब कुछ है और हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में जितना एक्यूमुलेट कर सकें उतना ही हम सुखी होंगे, उससे ये स्पर्धा उत्पन्न हुई है और ये ग्रीड उत्पन्न हुआ है। और इसकी वजह से स्वयं अपने आप इस गलत वर्ल्ड व्यू की तरह से, उसकी वजह से बहुत सारी चिंताओं का जन्म हुआ है। जो आज हम तनाव की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो हम आज देख रहे हैं, ये ऐसी स्पर्धा लोभ की वजह से, इसका कोई अंत ही नहीं। भगवद गीता में इस लोभ को बताया है कि इसको, ये ऐसा है कि जैसे अग्नि में पेट्रोल डालिए, जितना डालेंगे तो और बढ़ता रहेगा, तो आप इसकी लोभ की पूर्ति कभी नहीं कर सकते। इसलिए भगवद गीता में तनाव के विषय में बताया है 16वें अध्याय के अंदर, चिंताम अपरिमेयां ते प्रलयांतम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। इसका क्या अर्थ है? चिंताम अपरिमेयाम, अपरिमेयाम मतलब अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी चिंता। हमने देखा तनाव जो है वो तो एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन वही तनाव यदि एक सीमा के बाहर चला जाए तो बीमारी का कारण बन जाता है। तो उसी की बात यहां हो गई, चिंताम अपरिमेयाम, चिंता की सीमा पार हो गई। चिंताम अपरिमेयाम ते प्रलयांतम उपाश्रिता, प्रलयांतम मरते दम तक अनेक 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 चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। कौन? कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः, जिन्होंने जीवन का लक्ष्य बना लिया है इंद्रिय भोग करना, जिनके जीवन का लक्ष्य है इस जगत में अधिक से अधिक चीजें बटोरना, यही उनके जीवन का लक्ष्य है, उनके यही लक्षण होगा कि मरते दम तक उनके चित्त में अनेक 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 चिंताएं ग्रस्त होंगी। और ये अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा आज लक्षण हम देख रहे हैं, है ना? अगर ये वर्ल्ड व्यू हमारा रहा तो उससे ही चिंताएं बनी। फिर आगे कहा है, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदमस्तिदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम। ये जो गलत वर्ल्ड व्यू वाला व्यक्ति है, वो क्या सोचता है? आज मेरे पास इतना धन है, कल मेरे पास इतना धन हो जाएगा, मैंने अभी यहाँ ये प्लानिंग की है, कल को ये प्लानिंग मिल जाएगी, और इतना इतना। जो आजकल का लक्षण देख रहे हैं कि मनी हैज बिकम एवरीथिंग। लक्ष्य जो है, मनी को हम लोग इक्वेट करने लगे हैं हैप्पीनेस, जो बहुत बड़ी भूल है। तो ये जो हवस है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेसर है। फिर आगे भगवद गीता के अंदर बताया है, असौ मया हतः शत्रुं हनिश्चित चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं परमान् सुखी। जो गलत विचारधारा वाला व्यक्ति क्या सोचता है? मेरे रास्ते में अगर कोई आएगा तो मैं उसको मार दूंगा, जितने मेरे शत्रु थे मैंने उनको मार दिया, आगे भी कोई आएगा तो उनको मार दूंगा। एक कंट्रोलिंग नेचर, सबको अपने कंट्रोल में रखना है, मुझे सबसे ऊपर बैठना है। ईश्वरोऽहम्, मैं ईश्वर हूं, मुझसे ऊपर कौन है? अहम भोगी, आई एम द टॉप मोस्ट एंजॉय। इस प्रकार की जो विचारधारा है, भगवद गीता में इसका पूरा अध्याय है, दैवी आसुरी गुण। तो जो हम वर्ल्ड व्यू की बात कर रहे हैं,
तो एक गलत परिणाम जो एक मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड से जो निकला है वो ये निकला है। इस प्रकार की धारणाएं कई लोगों में। दूसरा एक जो गलत प्रभाव जो पड़ा है कि मैटर, जड़ पदार्थ ही सब कुछ है, हम ये शरीर हैं, रसायन ही सब कुछ है। अभी स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट हम सब लोगों ने पढ़ा। अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो स्टैनली मिलर ने खुद ये स्वीकार किया कि एक्चुअली वो जो भी चीज़ वहाँ प्रोड्यूस हुई थी वो तो केवल एक बहुत सिंपल एमिनो एसिड्स प्रोड्यूस हुए थे, वहाँ कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं हुई थी। और एमिनो एसिड्स भी वो आप जानते हैं जीवन लिविंग एंटिटीज के अंदर केवल राइट हैंडेड एमिनो एसिड्स ही काम करते हैं। वहाँ जो एमिनो एसिड्स उत्पन्न हुए थे वो सब प्रकार के एमिनो एसिड्स उत्पन्न हुए थे, यानी कि वहाँ पर कोई जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। लेकिन हम आज भी सामान्य अपने पाठ्यक्रम के समय ये देखते आ रहे हैं कि एक केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन क्या है अंततः केवल एक रसायन। अभी इससे क्या एक गलत, एक बहुत बड़ा एक द्वंद्व उत्पन्न या एक गलत धारणा उत्पन्न हुई है कि अंततः तो हम सब रसायन हैं, हम सब शरीर हैं। इसीलिए व्यक्तियों के बीच में जो संबंध हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत सुपरफिशियल हो गए, उसके अंदर कोई गहराइयां नहीं है, क्योंकि वो एक शरीर है, मैं एक शरीर। इसलिए रिलेशनशिप का अंततः उद्देश्य क्या रह गया है? वो व्यक्ति का मेरे साथ संबंध का आधार यह है कि वो व्यक्ति कैसे मेरी इंद्रियों की संतुष्टि करे। जब तक वो मेरे काम का है तब तक हमारी रिलेशनशिप है, जब काम का नहीं है तो रिलेशनशिप खत्म। क्योंकि अंततः जीवन के अंदर केवल एक हम शरीर ही तो है, बस यही जीवन सब कुछ है, जन्म हुआ मरण हुआ खत्म। तो इस तरह से आज लोगों के अंदर रिलेशनशिप्स नहीं है, सुपरफिशियल होती जा रही है। जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर ही सबसे ज्यादा है। इसलिए अमेरिका को नेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स कहा जाता है, नेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स। हर लोग वहां अजनबी ही हैं, चार दीवार के अंदर चार लोग रह रहे हैं, सब चार अजनबी जैसे हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब अजनबी हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स नहीं है ना। सिंगल एडल्ट्स की संख्या बहुत अधिक है वेस्टर्न कंट्री, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि मैरिज रिलेशनशिप्स बहुत खराब एक्सपीरियंस है, इसलिए पीपल डोंट मैरी नाउ। तो पूरा जो ये पारिवारिक जीवन जो एक समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, एक आधुनिकीकरण का दुष्प्रभाव हो रहा है, जिससे ये जो फैमिली यूनिट है ये पूरी ब्रेकडाउन हो रही है। इसके ब्रेकडाउन होने से एक बच्चे को माता पिता का प्रेम नहीं मिल पाता है, पति पत्नी का आपस में संबंध नहीं है, उनका आपस में उनका रिलेशनशिप। इसकी वजह से लोनलीनेस, एक अकेलापन, और जिसके कारण फिर डिप्रेशन और विसाइड। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो आधुनिकीकरण से। तो ये जो आधुनिकीकरण का जो बेसिस है, जो हमारी वर्ल्ड है, जो वर्तमान से हम लेके चल रहे हैं, इससे ये दुष्परिणाम निकल रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो वो जो हमारी ये आधुनिक वर्ल्ड व्यू है, वो तो थ्योरी की तरह से हमने शुरू की थी 300 साल पहले, लेकिन क्या आज तो हम बहुत प्रगति कर चुके हैं। आज हमारे पास उस समय कोशिका, सेल की जो अंडरस्टैंडिंग थी बहुत बिगिनिंग में, कि एक सेल वॉल है जिसमें कुछ प्लाज्मा है भरा हुआ, दैट्स ऑल। लेकिन आज हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो आज हम जानते हैं कि जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर माइक्रो बहुत सारे पूरा जेनेटिक मटेरियल पता नहीं क्या क्या है, एक पूरा यूनिवर्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब पहले के समय में एक सिंपल माइक्रोस्कोप से हम देखते थे वो सेल, और आज जो हम सेल को समझते हैं उसमें बहुत अंतर आ गया। हर फील्ड में, आप बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में देखिए, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फील्ड में देखिए, हर फील्ड में आज हमारी मॉलिक्यूल की समझ कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ना। तो आज जब विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है, तो उस विज्ञान ने अपनी प्रगति करने के कारण आज विज्ञान ये समझ रहा है कि जो विज्ञान से हम पहले सोच रहे थे कि संसार को समझना सरल होगा, वो इतना सरल नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक ने स्टेटमेंट दिया, इन माई सर्च ऑफ लाइफ I ultimately ended up with electrons and protons which definitely have no life. Somewhere on my path, life has slipped away from my fingers, and in the end of my days, I am retracing my path. कहीं ना कहीं जीवन की खोज में मैं अंत में केवल इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोन्स पे आ गया, जिनमें निश्चित रूप से कोई जीवन नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे रास्ते में जीवन मेरे हाथ से निकल गया। अभी बुढ़ापे में मैं अपना रास्ता वापस जा रहा हूँ ढूंढने के लिए कि जीवन कहाँ निकल गया। तो आज हम एक ऐसे दौर में एंटर कर रहे हैं, आज क्वांटम फिजिक्स का जमाना है। एक समय था क्लासिकल न्यूटोनियन फिजिक्स, मोशन हमें लगा हमें सब समझ लिया, हाँ ऐसे ऐसे है, मोशन लॉस क्लियर, ग्रेविटेशन लॉ क्लियर।
लेकिन जैसे जैसे हमने आगे प्रगति की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जब हमने जाना तो हमें पता चला कि इनके मोशन को तो हम न्यूटन से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, तो अनुमान हो गया। ऐसा हर फील्ड में हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे प्रगति कर रहे हैं, हमारी जो अपनी पहले की समझ थी उसमें बहुत बड़ा ये स्ट्रेस है, साइंस के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। तो और डार्विन थ्योरी 150 साल हो गए, लेकिन प्रमाण कहाँ है? तो ये सब चीजें जो है, और फिर आज हम यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए उसके लिए हम बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, लेकिन क्वांटम और क्लासिकल फिजिक्स का मेल नहीं हो पा रहा है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हम लोग ढूंढ रहे हैं, वहां पर कोई हमारा आसपास भी हम नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बिग बैंग तो हमारे लिए बिग बैंग और बिग क्वेश्चन हमारे दिमाग में है। श्रोडिंगर ने जो इतने साल पहले एक मोनोग्राम लिखा, व्हाट इज लाइफ, आज रिसेंट जस्ट कुछ साल पहले साइंस मैगजीन के अंदर सबसे बड़े 10 प्रश्न वैज्ञानिकों के सामने, उसमें से प्रश्न है व्हाट इज लाइफ। आज भी वो प्रश्न हमारे सामने ऐसे कैसे बना हुआ है, व्हाट इज लाइफ। तो हमें ये भी आज समझने की जरूरत है कि जो हमारी साइंटिफिक पैराडाइम थी, जो साइंस की पैराडाइम थी, वही हमें आज साइंस ही हमें विवश कर रही है सोचने पर कि हमारी जो ये पैराडाइम थी, हमारी जो ये सोच थी, क्या वो सही थी। हमने एक प्रीमाइस लेकर के हम चले थे, एवरीथिंग इज मैटर, मैटर के बियॉन्ड कुछ नहीं है, मैटर से हम सब कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन आज साइंस के द्वारा हम धीरे धीरे इस निष्कर्ष की तरफ चल रहे हैं कि लाइफ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन कैन बी अंडरस्टूड जस्ट बाय बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कॉन्शियसनेस इज इरिड्यूसिबल, चेतना इरिड्यूसिबल है, हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, जीवन जटिल है। इसीलिए आज वैज्ञानिकों के अंदर एक वैज्ञानिकों का ग्रुप डेवलप हो रहा है, इंटेलिजेंट साइंस ग्रुप, सॉरी इंटेलिजेंट डिजाइनर ग्रुप। यानी कि ये जो वैज्ञानिक हैं वो साइंस के दृष्टिकोण से ये निष्कर्ष पे आ रहे हैं कि इस सृष्टि में इंटेलिजेंस है। जब इसको आप स्टडी करेंगे, इसमें इंटेलिजेंस है, देयर इज सिग्नेचर ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन बिहाइंड द वर्ड। इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस मतलब एक व्यक्ति है, कोई ना कोई इंटेलिजेंस है, ये अपने आप से बिना किसी प्रबंध के, बिना किसी अकस्मात नहीं हो गया। आप सब साइंस के लोग हैं, थोड़ा सा फिजिक्स, हमारा जो ये पूरा यूनिवर्स है उसकी वर्किंग्स के लिए बहुत सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस हैं, उन सब के अंदर बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं। वो सब कांस्टेंट्स की बहुत यूनिक वैल्यूज हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट है, उन सब की बहुत यूनिक वैल्यूज हैं। अगर वो वैल्यू बहुत थोड़ी भी ऊपर नीचे हो जाए तो ये हम आप यहाँ नहीं लगे होंगे, ये हमारा जगत नहीं होगा। और वो कोई एक वैल्यू नहीं है, वो एक ही नहीं है, कम से कम ऐसे 50 कांस्टेंट्स हैं, 50 कांस्टेंट्स। वो 50 के 50 की ऐसी बिल्कुल यूनिक वैल्यू कैसे एक साथ संभव है, अकस्मात, विदाउट प्लानिंग। तो ऐसे बहुत सारे साइंस के द्वारा ऐसे बड़े बड़े प्रश्न हैं। इसलिए आज ये समय है जिसमें हम अपनी जो पूरी वर्ल्ड व्यू है, जो आज तक हमारा 15वीं-16वीं सदी से शुरू होकर के आया है, उसको अभी हम रिविजिट करने की जरूरत है, हमें उसको दोबारा से देखने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम उसी वर्ल्ड व्यू के अंदर तनाव के उपाय को या अन्य बहुत सारी समस्याएं समाज के अंदर हम देख रहे हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि हमारी आधारभूत जो संसार को लेकर के समझ है, यदि उसी को ही परिवर्तन करने की जरूरत है, यदि वही सही नहीं है, तो फिर हम जो भी सुधार लाने की कोशिश करेंगे, उपाय सोचेंगे, वो अंततः अपूर्ण होंगे, उससे अंतिम निराकरण नहीं होगा। और जो हम देख रहे हैं, समस्या धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है चीजों में। समस्या गलत वर्ल्ड व्यू से है और हम उस समस्या का समाधान करने के लिए और साइंस और टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे तो वो उसके और नए दुष्परिणाम निकलेंगे, नए दुष्परिणाम निकलेंगे। तो इसीलिए समय है कि हम अपने इस पूरे वर्ल्ड व्यू को ही रिविजिट करें। पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। इसी एक पैराडाइम में रह करके इतने सारे तनाव के कारण जो एक के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों का जो दृष्टिकोण है, क्योंकि हम तो केवल शरीर हैं, हम तो केवल माइंड और बॉडी कॉम्प्लेक्स हैं और जीवन केवल छोटा सा है, बस यही जीवन है, आगे पीछे कुछ नहीं है, हम सब केवल रसायन हैं। ऐसे दृष्टिकोण जब तक लोगों का रहेगा तब तक लोगों के जीवन में तनाव रहने वाले ही है, उसका अंतिम समाधान कोई नहीं निकलने वाला। हम आज साइकेट्रिस्ट कोई हमारे पास आता है तो हम उसको कुछ काउंसलिंग कर देते हैं,
देखो तुम्हारे कोई अच्छे गुण नहीं है उनको भी देखो, केवल बुराइयां मत देखो। लेकिन जीवन के अंदर जो घटना है, किसी का अपना परिवार वाला, किसी की, मैं एक व्यक्ति से मिलके मिलने गया था, कुछ समय पहले उनकी एक 18 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। अभी उस व्यक्ति के लिए केवल काउंसलिंग करके इस ट्रॉमा से उसको निकाल पाना कोई आसान चीज नहीं है। सो एक ओवरऑल रीहॉलिंग की जरूरत है, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर आप लोग के सम्मुख, आप सब विचारवान लोग हैं, आप लोग के सम्मुख एक दूसरी पैराडाइम, एक दूसरा दृष्टिकोण, एक दूसरा आधार में प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये आधार है हमारे वेदों का, वैदिक पैराडाइम, हमारे वेद का पैराडाइम। हमारी जो मॉडर्न साइंस डेवलप हुई वो वेस्ट में डेवलप हुई, और उससे पहले का जो पूरी क्रिश्चियनिटी और सारा जो वातावरण वो वहां का है। ये जो भारत का परिप्रेक्ष्य रहा, वहां तो 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ, और वहां से फिर कलयुग आरंभ होने की वजह से पूरा जो हमारी संस्कृति उसकी पूरा ह्रास हो गया। और आज जो भी संसार में चल रहा है वो सब तो वेस्टर्न वर्ल्ड से गवर्न हो रहा है, पाश्चात्य सभ्यता से सब कुछ गवर्न हो रहा है, और उसके दुष्परिणाम हैं वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन इस समय आवश्यकता है अभी दोबारा से हमारी जो वैदिक पैराडाइम है, जो केवल भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं थी, एक समय पर पूरे विश्वव्यापी थी, जिसके बहुत सारे प्रमाण हैं, वो आज हमारा विषय नहीं है, कभी और उस पर चर्चा करेंगे। तो आज उस वैदिक पैराडाइम को, उस वैदिक समझ को उजागर करने की आवश्यकता है। ये जो वेद हैं उपलब्ध सभी ज्ञान के स्रोतों में सबसे अधिक प्राचीन स्रोत है, और इन प्राचीन स्रोतों का यदि आप निष्पक्ष रूप से उनका अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये वैज्ञानिक है, इनके अंदर बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम, वो बोधायन सूत्र के रूप में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कई हजार साल पहले से हमारे वेदों में, जो आज न्यूमेरल सिस्टम हम यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हमारी सारी विज्ञान की पूरा एक बेसिस है, वो सारा सिस्टम जो है वो अरब कंट्रीज में, अरेबिक न्यूमेरल्स बोलते हैं उसको, अरब कंट्रीज के अंदर वो तक्षशिला नालंदा से गया है। उसी प्रकार आप मेडिसिन की बात करेंगे तो उसके अंदर आज आयुर्वेद के, मैं तो MBBS किया, लेकिन ये संस्था के संपर्क में आने के बाद मेरा, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो भी वेदों का एक भाग है, तो उसकी मैं कुछ गहराइयों में गया, और क्योंकि मैंने ये भी स्टडी किया है, मैंने वो भी स्टडी किया है, लेकिन उसको देखने के बाद में आयुर्वेद जो है बहुत एक गहरा विज्ञान है, वो एक विज्ञान है, उसमें शरीर की संरचना और डिजीज सिस्टम और सबके बारे में बहुत गहरा विज्ञान है। कोई भी आप चेक ले लीजिए, हमारी मेटलर्जी देख लीजिए आप, है ना, वहाँ पर कुतुब मीनार और वो लोहा, वो सब चीज़ें जो है वो रस्ट होता ही नहीं है उसमें, हर क्षेत्र में आप देख लीजिए। तो कम से कम ये चीज़ ये दिखाती है कि जो वेद है वो परियों की कहानियां नहीं है। हमारे जो वेद हैं वो परियों की कहानियां नहीं है, वो मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट, वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट ने उसको माइथोलॉजी कह करके नाम दे दिया। माइथोलॉजी कहां से आया है? मिथ, मिथ्या, वो भी आप चाहेंगे तो संस्कृत रूट है मिथ्या। सो हमारे को ये सिखा दिया गया है कि आपका ये सारा विज्ञान है, नहीं तो माइथोलॉजी है। इसलिए हम लोग जो अपने ही इसी वैदिक ज्ञान की धरोहर से पूरा अनभिज्ञ हो चुके हैं। लेकिन अगर ये सब जो माइथोलॉजी है तो इसमें कैसे संभव है कि हजारों साल पहले सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, वो उसका निर्णय कैसे हो पाता था? आज भगवान श्री कृष्ण का जो आविर्भाव हुआ उसकी तिथि 5000 साल पहले अलग अलग प्रकार से पूरी तरह से स्थापित हुई है कॉस्मोलॉजी की दृष्टि से। तो वो सब बड़ा चला विज्ञान था वहां पर, और माइथोलॉजी है केवल ऐसी कहानी है, तो कहानी में विज्ञान नहीं होता है। तो ये बहुत गलत पिक्चर जो है वो संसार को दी गई है कि ये सब एक माइथोलॉजी है ना, इसमें विज्ञान छुपा हुआ है, हर डिपार्टमेंट का विज्ञान छुपा हुआ है। तो दूसरा, विज्ञान विषय जो भी होता है उसकी एक महत्वपूर्ण आधार होता है कि वो परखा जा सकता है, वेरीफाइबल होता है, कोई भी व्यक्ति उसको वेरीफाई कर सकता है, करेक्ट, तभी हम उसको विज्ञान बोलते हैं। तो अगर इस वैदिक शास्त्रों को मिलेंगे, इसके अंदर इस जगत का निर्माण और ये कैसे चल रहा है और सब कुछ विषय हैं, उसको परखा जा सकता है, उसकी मेथोडोलॉजी है, कैसे उसको परखा जा सकता है। इसीलिए
ये जो वैदिक विज्ञान है, बुद्धिमान व्यक्ति जो बुद्धि से चीजों को समझना चाहते हैं, जो केवल अंधविश्वास, जो केवल विश्वास नहीं, विश्वास पर बुद्धि से समझने के उपरांत, है ना, ऐसे लोगों के लिए भरपूर मात्रा में उनकी तर्क शक्ति को उपयोग करने का अवसर वैदिक ज्ञान के अंतर्गत मिलता है। तो आप बुद्धिजीवी लोग हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, अगर ये तनाव के इस विषय को हम अगर वास्तव में इसमें गहराई में जाना चाहते हैं, तो हम इस वैदिक पैराडाइम को समझें, इस वर्ल्ड व्यू को पूरा समझें, जिससे ये तनाव की जड़ ही समाप्त होगी, समाज में होगी और हमारे व्यक्तिगत जीवन में होगी। इस जो आधारभूत जो वैदिक पैराडाइम है, उसके अंतर्गत कुछ आधारभूत जो चीजें हैं, बहुत संक्षिप्त में केवल आपको बताऊंगा, जिससे कैसे वो सारी जो तनाव का पूरा प्रकरण है, वही पूरा उससे डील किया जा सकता है आराम से, उसका आपको एक अंदाजा मिलेगा कि ये जो हमारे वेदों के अंदर भौतिक जगत कैसे चल रहा है, कैसे आया है, उसके बारे में जो जानकारी है, उसके अलावा आखिर ये अलग अलग तत्व कौन से हैं। शरीर हम नहीं हैं, हम शरीर के परे एक चेतना के पुंज हैं। जैसे एक मटेरियल एटम होता है, कोई भी जड़ पदार्थ की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम उसको बोलते हैं, उसी प्रकार से चेतना भी का भी एक कण है, चित्त कण। संस्कृत में, हमारे वेदों की भाषा में उसको चित्त कण कहा है। एषा अणु आत्मा, ये आत्मा अणु है, इट्स एटॉमिक, और ये चित्त कण, ये चेतना का कण है। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, वो जड़ पदार्थों के मिश्रण के कारण नहीं है, अंततः वो उसका कारण ये चित्त कण की उपस्थिति है, जिसको सोल, आत्मा, ऐसे अलग अलग शब्दों से कहा है, जिसके बारे में भगवद गीता में कहा है ये अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचिन, ये न कभी मरता है न कभी इसका जन्म होता है, और ये शरीर परिवर्तन करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणानि नरोपराणि तथा विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देशि। जैसे हम पुराना वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही हम जो है आत्मा, वो एक शरीर जब खराब हो जाता है तो उसको दूसरा वस्त्र, दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो इसलिए शरीर परिवर्तन हम करते हैं, हम शरीर मरने पर नहीं मरते हैं। और आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम इसको अगर देखें तो इसमें बहुत रिसर्च हुई है रीइंकार्नेशन के ऊपर। अगर आप इंटरनेट पर भी जाएंगे, आप देखिए वहाँ पर डॉक्टर इएन स्टीवनसन, एक साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। एक किताब है 20 प्रूव्ड केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन। ये एक न्यूट्रल स्टडी है, एक साइंटिफिक स्टडी है, ये किसी धर्म से जुड़ी हुई स्टडी नहीं है। और ऐसी अनेक स्टडीज है। रीइंकार्नेशन एक वैज्ञानिक फैक्ट के रूप में आज स्थापित है। तो रीइंकार्नेशन मतलब आत्मा अमर है। आप देखिए इसी कितना बड़ा वर्ल्ड व्यू चेंज हो गया। एक हम अपने को सोच रहे हैं बस ये हम एक केमिकल्स हैं जिसका अगर आप बाजार में बेचने जाएंगे तो 500 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं होगी, लेकिन इंट्यूटिवली हम सब समझते हैं यदि हमारा कोई परिचित, हमारा कोई सगा संबंधी, यदि इस पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, और दोनों को चोट लगती है, कार को भी और उस व्यक्ति को भी, तो हम किसको पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे? हम किसकी हॉस्पिटल लेके जाएंगे या कार को गैराज में लेके जाएंगे? हम व्यक्ति को पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम केवल रसायन है तो उस व्यक्ति का मूल्य, रासायनिक मूल्य तो 500 है, उस कार की कीमत तो कई लाखों में है। तो इंट्यूटिवली हम समझ सकते हैं कि हम अंतःकरण तो सभी समझ ही रहे हैं कि जीवन रसायनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन ये वर्ल्ड व्यू हमें यहाँ से मिलेगा, ये समझ हमको यहाँ से मिलेगी। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण चीज। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें हमारे वेदों से जानने को मिलती है, वही चीज जो वैज्ञानिक आज इस नतीजे पे आ रहे हैं कि इंटेलिजेंस है। तो शास्त्रों में तो हमेशा से ये चीज वर्णित है कि इस जगत के पीछे एक सृष्टि करता है, एक पर्पस है। ये बिल्डिंग जो बनी है ये कुछ मेटल की बनी है, लेकिन इसका डिजाइन और इसको एक पर्पस से बनाया गया, एक विचारवान व्यक्ति ने बनाया। अपने आप से जड़ पदार्थ मिलकर के ये बिल्डिंग कभी नहीं बना सकते। तो उसी प्रकार से यही तर्क के अनुसार वैदिक शास्त्रों में स्थापित किया गया है कि ये सृष्टि के पीछे कोई सृष्टि करता है। और ये जो भौतिक जो सृष्टि है वो भौतिक सृष्टि ही सब कुछ नहीं है। परस्तस्मात् भावोऽन्यत् अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यति न नश्यति।
तो एक और एग्जिस्टेंस है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जिसको वैकुंठ कहा गया है। कुंठा रहित हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की। अगर स्ट्रेस को ढंग से मैनेज नहीं किया जाता तो वो कुंठा परिवर्तित हो जाता है, चिंता, कुंठा, एंजाइटी। तो कुंठा रहित जीवन उसको वैकुंठ कहते हैं। तो हमारे वैदिक वर्ल्ड व्यू से हमें एक बहुत ही ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है जिसको थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। एक तो है कि हम इस भौतिक जगत के अंदर ही हैं और इसी के अंदर अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने का कोशिश करें, तनाव, ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या, तो क्या करें। लेकिन यहाँ पर एक वैदिक पैराडाइम हमको ये दे रहा है कि ये जो पूरी हमारी वर्तमान जो स्थिति है, हम इस जगत में हैं, वो एक अस्वाभाविक स्थिति में हम हैं और ये हमारी समस्त समस्याओं का मूल कारण है। जैसे मछली है, मछली का स्वाभाविक स्थान रहने का जल है। अगर मछली को जल से बाहर रखा जाएगा तो स्ट्रेस में आएगी, हाइपर स्ट्रेस। जब तक मछली जल से बाहर रहेगी तब तक हम उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करेंगे? उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको वापस उसके स्वाभाविक स्थान में ला दिया जाए। तो सबसे बड़ा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो है हमारी वास्तविकता को कि हम कौन है उसको सही प्रकार से समझना, संसार का हमसे क्या संबंध है इसको सही प्रकार से समझना, और जो भी वो सही समझ है, स्वस्थ समझ, उस स्वस्थ समझ के अनुसार जीना। हेल्दी रिलेशनशिप। हेल्दी रिलेशनशिप कहां से आएगी? हेल्दी अंडरस्टैंडिंग से। हार्मोनी होनी चाहिए ना, तभी स्ट्रेस कम होंगे। वो हार्मोनी कैसे आएगी? जब हम स्वस्थ संबंध में। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, यहां पर है, अभी उनके अंदर कुछ अलग ही सोच रहे हो, सारा दिन खेलते रहते हैं, उनकी समझ है कि मुझे तो स्पोर्ट्स में सबसे आगे होना, तो उनकी जो समझ है गलत है। ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए नहीं बना है। तो उनकी अगर समझ गलत है तो उनका रिलेशनशिप सबके साथ गलत ही रहेगा और वो स्ट्रेस में रहेंगे और दूसरों को स्ट्रेस देंगे। तो इसीलिए हमारी वैदिक पैराडाइम स्ट्रेस के बारे में अल्टीमेटली क्या कहती है? हर व्यक्ति यदि अपनी स्वाभाविक स्थिति में है तो उसके लिए स्वाभाविक स्थिति होने के कारण सबसे अनुकूल स्थिति है, उसमें उसका सामंजस्य करना बड़ा सहज है। इसीलिए आवश्यकता है ये समझने की कि एक्चुअली इस जगत में हमारा होना ही अपने आप में एक कृत्रिम अवस्था है, ये आर्टिफिशियल है। इसलिए शास्त्रों में इसको जेल कहा गया, इस जगत को जेल कहा गया। तो शास्त्र हमें तरीका बताते हैं कि हम कैसे अपने को समझ करके अपनी इस जेल की अवस्था से अपने को मुक्त करें। हम सब लिबरेट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन हम सभी इस शरीर में बंधे हुए हैं, हम इस सब मन के साथ बंधे हुए हैं, हम अपनी सारी हैबिट्स में बंधे हुए हैं। उससे मुक्त होने के लिए मार्ग जो है वो वैदिक पैराडाइम के अंदर दिया गया है। और इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझ करके कैसे हम इस अंततः जीवन का जो लक्ष्य है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना होता है। तो सारी की सारी स्ट्रेस का सबसे मूल कारण अपने को शरीर समझना है, क्योंकि शरीर तो सारी, शरीर के अंदर मन ही आ गया, वो दोनों मैटर है। शरीर और मन से हम अपनी जो गलत पहचान कर रहे हैं वही हमारी सारी स्ट्रेस, सबसे बड़ी स्ट्रेस का सबसे बड़ा मूल कारण ये है। जैसे सपने में आप कोई अपनी आइडेंटिटी देख रहे हैं कि सपने में अपने को संबंधित कर देते हैं कि जो सपने में आप देख रहे हैं वो मैं हूं, और फिर सपने में जो भी आप आइडेंटिफाई करते हैं, सपने में सुख दुख जो भी होता है वो आपको अनुभव होता है सुख दुख के रूप में, करेक्ट? तो लेकिन वो मिथ्या आइडेंटिटी है, वो सपना है, वो आपकी वास्तविकता नहीं है। तो उसका उपाय क्या है? सपने में कोई आदमी नाइटमेयर देख रहा है, नाइट में बहुत परेशान है, बहुत व्यथित है, चिल्ला रहा है, तो उसके लिए उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जगा दो, वो सोया हुआ है। तो वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि ये पूरी इस भौतिक जगत के अंदर जो हमारी अवस्था है वो एक बड़े स्वप्न की अवस्था है, क्योंकि जो हमारी रियल आइडेंटिटी है उससे हम पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। जैसे सोते समय सपने में हमारी जो दिन की आइडेंटिटी होती है हम उससे पूरी तरह से अनभिज्ञ हो जाते हैं। इसी तरह से
हमारे जो पूरा वर्तमान जीवन जो हम जी रहे हैं वो हमारी रियलिटी से बिल्कुल हम अनभिज्ञ हैं। और जो हमने अपनी रियलिटी बना ली है वो शरीर है, और शरीर अनित्य है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर बीमार होता है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी और सारी चुनौतियां ये सब शरीर की वजह से हैं। इसलिए सारी स्ट्रेस का मूल कारण है आत्मा और ये शरीर का मिसमैचिंग। आत्मा आध्यात्मिक है, शरीर जड़ है, और हम इसमें फंस गए। ये मूल कारण है। इसलिए अंततः समाधान रूट में, जड़ में जो समाधान है वो है कि इस पूरे चंगुल से बाहर आना, और ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य शास्त्र में बताया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेदों में केवल बस उस संसार की बात है। वेद बहुत प्रैक्टिकल है, तभी तो इतना सारा विज्ञान इसमें है। आज जब हम यहां हैं तब क्या करें? आज का जो हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्केन भुंजिता माधव तस्य धनम। ईशोपनिषद भी हमें मार्गदर्शन देती है कि जब तक हम इस यहाँ पर हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत में जाने की, तब तक हमें कैसे जीना चाहिए। तो कैसे जीना चाहिए? ये समझते हुए कि ये संसार ये भगवान की संपत्ति है, हम भी सब उन्हीं के हैं, और यहाँ हर चीज उनकी है। हमें कोई भी चीज का उपभोग केवल उतना करना है जितना हमारे लिए दिया गया है। आधारभूत रूप से जितना आवश्यक केवल शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए, उतने ही के ही हम अधिकारी हैं, उससे अधिक के हम अधिकारी नहीं। मां गृध कस्य धनम, किसी दूसरे के धन को हड़को मत। तो इस प्रकार से सादा जीवन जितना शरीर के लिए आवश्यक है। तो लोभ का निराकरण हो गया। जब लोभ का निराकरण हो गया तो समाज के अंदर व्याप्त बहुत सारी समस्याओं का निराकरण अपने आप हो गया। और मैं जगत का भोक्ता नहीं हूं, मैं भगवान का एक दास हूं। हर चीज उनकी है, उसको कैसे उपयोग करना है उनकी सेवा में, उनके आदेश के अनुसार करना है। जैसे भारत का एक नियम है, संविधान है, नागरिक को चाहिए कि वो संविधान के अनुसार कार्य करे। अगर वो नहीं करेगा तो वो गुनहगार बन जाता है। उसी प्रकार से कॉस्मिक गवर्नमेंट भी है। एक एक देश की गवर्नमेंट है तो एक कॉस्मिक गवर्नमेंट भी है। इस पूरे संसार को चलाने वाली भी तो कोई गवर्नमेंट होगी। ये बिना किसी संचालन के कैसे चल सकता है? उस सरकार के नियम क्या है उसको कौन जानेगा? उसको जानने का ये विज्ञान है। कॉस्मिक गवर्नमेंट के नियम क्या है उसको जानने का ये विज्ञान है। इसीलिए ये जो धर्म है, वैदिक समझ, वो एक अंधविश्वास या केवल एक ब्लाइंड फेथ नहीं है, और वो केवल एक मान्यता नहीं है, और वो ऐसा नहीं है कि वो केवल हिंदुओं के लिए। एक बड़ी भूल धारणा है कि ये हिंदुओं के लिए है। यहां मेरे साथ में ये दो प्रभु जी लोग बैठे हैं, ये हिंदू नहीं है। ये रशिया में इनका जन्म हुआ इनको, और ये जो ये कपड़े पहने हैं और ये जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, ये हिंदू बनने के लिए नहीं पहने। हिंदू बनना कोई लकड़की बिजनेस नहीं है। हिंदू बनने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला कि वो हिंदू बनने के लिए ये अपना जीवन समर्पित करके और यहाँ कर रहे हैं। ये लोग खोज में थे जीवन का आधार क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको खोजते खोजते ही यहाँ आए। इसलिए ये जो ग्रंथ है वो कोई एक विश्वास के लिए नहीं है, वो एक विज्ञान है। तो इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि ये जो विषय है ये एक आरंभ है और उसके एक परिचय हमने दिया, लेकिन ये विषय और ऐसे बहुत सारे जीवन की जटिलताएं जो हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में अनुभव करते हैं, सामाजिक रूप से करते हैं, उसका एक बहुत अच्छा समाधान हमें वैदिक उसमें मिलेगा। तो आप विचारवान व्यक्ति हैं, एक बार इस भगवद गीता को जरूर पढ़िए। और उसके लिए हम यहाँ पर पुस्तकें प्रदर्शित किए हैं। ये जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जिन्होंने पूरे विश्व भर में वैदिक साहित्य को ले गए और इसके द्वारा शिक्षा दी, और वो पुस्तकें वहाँ पर प्रदर्शित हैं। आप कृपया जाने से पहले जरूर वहाँ पर जाइए, उन पुस्तकों को देखिए और पुस्तकों को लेकर के और पढ़ना शुरू कीजिए और शुरुआत यहाँ से कीजिए। और साथ में ये जो भगवद गीता है इसको और थोड़ा सा गहराई में समझने के लिए जो आज हमने विषय थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा की, कुछ ऐसे और 6 सत्र के कोर्स भी हम आगे करते हैं, जिसकी जानकारी भी आपका जो पेपर आपको दिया उसमें भी है, और बाद में आप वहाँ पर आके मिल सकते हैं। और तो इसके साथ मैं ये आज की अपनी यहाँ पर जो बोधन है उसको समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण।